सर आंसर कुछ जो थोड़ा अजब आया। अजब आया। क्वेश्चन को थोड़ा यस डिस्कस सर, कर देंगे क्या? e to the power 4 equal to mu square g square minus alpha square r square by alpha to the power 4 r square। ठीक है ठीक है, अब वैसा टाइम में है कुछ, ठीक है ठीक है, देखते हैं उसको, स्टार्ट करते हैं। नाउ फोकस। सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, and this platform is rotating with constant alpha. Platform is rough and a block is placed at a distance r. ये है at a distance small r from the axis of rotation. तो initially this platform starts from rest. ये जो है circular platform है, this platform starts from rest means omega naught of the platform is 0. Omega naught is 0. तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर कोई ऑब्जर्वर टॉप से देखता है, कोई ऑब्जर्वर इसके मोशन को ऑब्जर्व करता है, तो इसको जो है ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई देगा। कैसे? सर्किल पे। सर्किल का रेडियस क्या होगा? सर्किल का रेडियस होगा स्मॉल आर। तो अब ये पहला बताया हुआ है कि हमेशा हमें एक माइंड में आना चाहिए दिमाग में कि ये किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमारा सोचने का जो बेसिस है वो यही है। तो हम सोचते हैं अगर, तो ये समझ में आएगा ओमेगा तो इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो एक्सेलेरेशन होते हैं, AC भी होता है और AT भी होता है। AT इज द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे इस पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, तो इसके पास AT भी है। अच्छा ठीक है, अभी इस मोमेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहानी है? t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मतलब ओमेगा 0। ओमेगा 0 मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन 0, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। ठीक है, AC जो है इस पॉइंट पे 0 है। अब ये धीरे धीरे क्या है, रोटेट करना स्टार्ट किया और ये जो है ओमेगा अक्वायर किया। अच्छा, ओमेगा कितना अक्वायर करेगा? ओमेगा अक्वायर करेगा, हम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। कौन सा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये लीनियर के इक्विवेलेंट ही हमारा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो एग्जैक्टली उसी इक्वेशन से रिलेट करना है। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 है। तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पे ये कुछ वेलोसिटी अक्वायर कर लिया, वेलोसिटी अक्वायर किया तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चाहिए इसको, और इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए। अल्फा आर है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा ऐसा। तो अब इसका नेट एक्सेलरेशन किसी एंगल पे है। नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। बट नॉन यूनिफॉर्म में जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ नहीं होता है। दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। एक एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी और एक एक्सेलरेशन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब ये जो है ये फोर्स किधर है? ये फोर्स प्लेन में है, प्लेन में इस पार्टिकल को इतना एक्सेलरेशन चाहिए, और सरफेस के पैरेलल, सरफेस के प्लेन में कौन सा फोर्स जो है इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा? ओनली फ्रिक्शन। क्योंकि इसके ऊपर एक्ट करने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो इस कांटेक्ट सरफेस का रिएक्शन फोर्स, तो वो हो जाएगा दो रिएक्शन फोर्स। कोई भी सरफेस दो टाइप के फोर्सेस अप्लाई करता है, एक सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो सेंटर की तरफ या कोई भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन में कौन सा फोर्स है? प्लेन में सिर्फ और सिर्फ mg है, सॉरी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन को ही ये दोनों काम करने हैं, तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ओनली, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फोटो बना हुआ है, मस्त फोटो ऐसे बना हुआ है और पूछा हुआ है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन।
तो पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट इनिशियल मोमेंट, तो इनिशियल मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन है वही फ्रिक्शन है। इनिशियल मोमेंट पे फ्रिक्शन इज कंप्लीटली टेंजेंशियल। उसके बाद फिर से जो है ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, सेंटीपिटल ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो सेंटीपिटल बढ़ता जा रहा है, तो फ्रिक्शन भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और वो डायरेक्टेड होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर और टेंजेंट दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो इसी तरीके से ये पहले टेंजेंट के लॉन्ग होगा, सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और वो धीरे 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 ऐसे वेक्टर चेंज होता जाएगा। अगर यही जो है कांस्टेंट से रिमूव कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था, पिछले केस से हम कंपेयर करेंगे, हमेशा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसको अपने पीछे बैकवर्ड जो भी सीखा है उससे अगर कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, तो रिटेंशन इंप्रूव होगा। तो अगर मान लो तुम पहले वाले क्वेश्चन से आप ये सोचोगे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कि उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में तो ओमेगा से रोटेट कर रहा था कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता है तो वैसे केस में ये क्या था, सेंटर की तरफ था सिर्फ एक्सेलेरेशन, इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, इस पॉइंट पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, इस पॉइंट पे सेंटीपिटल सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो फ्रिक्शन भी हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में, केवल फ्रिक्शन यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था। प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने लिया था, ये जो है प्रेजेंट प्रॉब्लम, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, याद रहे। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो सेंटीपिटल तक का ही था, अब यहाँ पे दो दो है, टेंजेंशियल भी करना है वो भी करना है, तो 10 काम कोई भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो अब उस मोमेंट पे हम इक्वेशन लिखते हैं, चलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, or this frictional force is equal to m into acceleration is what? Acceleration is the resultant of two accelerations. One is the AC square, next second one is the AT square. What is AC square? AC square is equal to omega square r, तो omega square r हो जाएगा, ये omega square r तो हुआ क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उसका स्क्वायर, और AT square is what? AT square is tangential acceleration अल्फा इंटू आर। अब जिस अल्फा तो ये जो फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4, तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश कर लेते हैं तो ये ओमेगा टू दी पावर और ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर 4 टी टू दी पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस फ्रिक्शन इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जाएगी, बट फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो बढ़ता जाएगा, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा तब तक होता जाएगा, ये कंडीशन तब तक वैलिड होगी जब तक कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेस देन लिमिटिंग नहीं है, कि कोई भी जो स्टैटिक, यहाँ फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है क्या, हमेशा म्यू एम जी होता है, नहीं, वो हमेशा म्यू इंटू एन होता है, और एन इस केस में है एम जी के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब टाइम की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू जी को स्क्वायर कर देंगे, तो t शुड बी लेस देन इक्वल टू में आएगा, तो अगर इसको स्क्वायर किया तो अल्फा टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 आर स्क्वायर को बेटर है कि यहाँ पे आर कर देते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू t is less than is equal to mu square g square r square alpha square minus 1 whole divided by 1 by alpha square। थोड़ा गुड लुकिंग आंसर नहीं है, बट क्या करें, t should be less than equal to ऐसे।
इस टाइम से कम होगा जो भी वैल्यू होगी, टाइम जो है ये टाइम इस जो भी कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज अगर गिवन होगी तो ये जो भी टाइम होगा उससे पहले तक वो फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। अब उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो ये नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, टेबल की स्पीड बढ़ जाएगी और वो उसके ऊपर जो है वो स्लिप करता रहेगा, मतलब फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक। ठीक है, ये है इसकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देख लो, समझो। में सर हाँ बताओ भाई। सर यहाँ पे अगर हम ओमेगा को वैसे ही वैसे रख के मतलब जैसे है सेम टू सेम रख कर अगर कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे तो होगा? ओमेगा को कैसे रख के, मतलब ये आप उसको यहाँ से ओमेगा यस सर फाइंड यस कर सर लिया, ओमेगा फाइंड कर लिया, तो ओमेगा को क्या, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। हाँ ठीक है, ओमेगा बाई अल्फा करें, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और सर जो भी सर अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ फ्रिक्शन। ओके सर। ठीक है, तो एक इंट्यूशन वाली बात है, इंट्यूशन वाली बात है कि जैसे मान लो कि हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई अभी किस ओमेगा पे वो स्लिप करेगा, मतलब प्लेट जो है किस ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा होगा वो स्लिप करेगा। वो कैलकुलेशन वाली बात है कि अगर हम वैल्यूज लेके कैलकुलेट करें सब कुछ, बट एक तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो हमने कांस्टेंट वाला केस सोचा जो कि पहले था, कांस्टेंट वाले केस में अगर ओमेगा 10 पे स्लिप कर रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड पे स्लिप कर रहा है, तो ये वेरिएबल वाले केस में वो 10 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उससे पहले ही स्लिप कर जाएगा, क्योंकि डबल टास्क है ना इसके पास, मतलब क्या बोले? सेंट्रीपिटल भी है टेंजेंशियल भी है। सर या ये तुम, वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। अबे ठीक है तो, कुछ बोलना भी खतरनाक है भाई। ये देखो, जैसे मान लो, छोड़ दो, वो जो कांस्टेंट वाला केस हमने लिया था, कांस्टेंट वाला याद है, वंस अपॉन ए टाइम इन ऑनलाइन क्लास, यस वो सर। ऑनलाइन ओमेगा वाला जो लिया था कि कांस्टेंट से ओमेगा स्टार्ट कर रहा है, उस केस और इस केस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां पे कांस्टेंट ओमेगा से ही स्टार्ट कर रहा था वो सर डायरेक्ट। वहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ, था और यहाँ पे सेंट्रीपिटल ठीक और है, टेंजेंशियल तो दोनों। वो ओमेगा हमारा आया था कुछ मैक्सिमम ओमेगा, आया था ना कि ओमेगा मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा हम उसको रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें उससे ज्यादा हम रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको। तो वहां एक मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू आई थी, ओमेगा मैक्सिमम मतलब कि उससे ज्यादा से अगर वो जी रिवॉल्व करेगा तो भाई। उससे आज जो भी आया था म्यू जी बाई आर जो वैल्यू आई थी, उसको अगर न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मान लिया 10 रेडियन पर सेकेंड आता है। वो हमने कैलकुलेट किया कैसे, कुछ भी ले लिया वैल्यूज, म्यू जी ऐसे लिया कि ये 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया, मतलब वो ब्लॉक अगर 10 से रिवॉल्व कर रहा होगा तब तक तो मूव करेगा, 10 से 10.001 किया तो वो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा वहां से। तो इस केस में जो ओमेगा आएगा वो बोल रहा हूं वो मैक्सिमम सर आवाज ओमेगा, नहीं आ रही है। मैक्सिमम ओमेगा जो है वो 8 रेडियन पर सेकेंड या उससे कम होगा, मतलब उससे पहले अक्वायर करने से पहले ही ये स्लिप कर जाएगा। समझे नहीं, यस सर। कि वहां तक सर एक पहुंच। बार बता दीजिए। ठीक ठीक, देखो तुम प्रेशर में आ जाते हो तुरंत, क्या 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 ऐसे क्या क्या क्या, एक मिनट, तुम ये सोचो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन को दो दो टास्क दिए हुए हैं ना, फ्रिक्शन को दो दो टेंशन है, एक तो सेंट्रीपिटल भी प्रोवाइड करना है, इधर भी प्रोवाइड करना है, तो सेंट्रीपिटल की तरफ तो बेचारा इसका एक कंपोनेंट ही काम कर पा रहा है। तुम कोई वेट उठा रहे हो, दोनों दोनों हाथों से उठाओ तो दो दो सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है, अब एक ही हाथ से उठाओ तो दोनों हाथों से अगर तुम 10 केजी उठा पा रहे हो तो एक से 10 नहीं उठा पाओगे ना, 8 या 5 या ऐसे उठा पाओगे। तो वही यस चीज है सर। कि इस केस में अगर मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा अगर 10 आता तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा 10 तक नहीं पहुंच पाएगा, यही मैं बोल रहा हूँ, वो 8 पे ही स्लिप कर जाएगा, 7 पे ही स्लिप कर जाएगा, 9 पे, मतलब जो भी होगा इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा फ्रिक्शन सेंटर की तरफ नहीं है, फ्रिक्शन को और भी काम करने हैं, तो उसका एक ही कंपोनेंट ही आ पा रहा है टुवर्ड सेंटर। यस सर। समझ रहे हो, इंट्यूशन वाली बात है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे दिमाग यस में सर। सोचने वाली बात है।
कि किस केस में पहले स्लिपिंग हो जाएगी, किस केस में पहले। तो कम ओमेगा पे ही, नॉन यूनिफॉर्म में कम ओमेगा पे ही स्लिपिंग हो जाएगी, उधर जो है हम ज्यादा ओमेगा जा सकते हैं। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये अल्फा चेंज हो रहा था, अल्फा चेंज हो रहा था। स्यूडो फोर्स बता दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा, रोटेटिंग होगा तब हम अप्लाई करेंगे, नॉन इनर्शियल नहीं होगा तो सिर्फ सेंट्रीपिटल ही एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, मोशन ऑन ए सर्कुलर ब्रिज। मोशन ऑन सर्कुलर ब्रिज, तो वो कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है, दोनों सेम चीज है। हमें मानते हैं कि यहाँ से सर्कुलर ब्रिज है, सर्कुलर ब्रिज तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बट हम इसको सर्कुलर मोशन को अप्लाई करने के लिए ऐसा मानते हैं कि ये जो है सर्कुलर ब्रिज है। अब एग्जैक्टली सर्कुलर ब्रिज कहीं होता है, पार्क वार्क में ही शायद होगा तो होगा। तो ऐसे जो है ये सर्कुलर ब्रिज है, इस सर्कुलर ब्रिज पे कोई ये रफ ब्रिज है, रफ ब्रिज है, और ये जो है एंगल सबटेंड कर रहा है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब इस पे कोई व्हीकल है, व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड हम मान लेते हैं v नॉट है, v नॉट इज द, तो व्हीकल इज मूविंग, v नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, v नॉट जो है वो कांस्टेंट है। एंड रफ ब्रिज है तो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग। मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, हमें टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्लिप कर जाएगा, स्लिप कभी नहीं करेगा, मतलब टायर जो है वो स्किड नहीं करना है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है वहां पे, कोई टेंशन नहीं है, स्लिपिंग को वो रोक पाएगा हर पॉइंट पे। इस ब्रिज का जो रेडियस है आर, ब्रिज का रेडियस है आर, तो हमें क्या करना है कि यहां से हमने एंगल लिया हुआ है, ये थीटा एंगल है, ये एंगल हमने ले लिया हुआ है थीटा, ये थीटा है, मतलब ऐसे थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ हो जाएगा। अगर थीटा 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये व्हीकल जो है यहाँ पे हो जाएगा, ये व्हीकल यहाँ हो जाएगा। थीटा जो भी है, मान लो थीटा नॉट हम मान लेते हैं, कुछ भी थीटा नॉट या 45 डिग्री है जो भी है, हम मान लेते हैं थीटा नॉट, थीटा नॉट पुट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे इसके एज पे हो जाएगा। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्वेश्चन ये है, फाइंड, ध्यान से बिना टेंशन के विजुअलाइज करते हुए सोचना है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एज फंक्शन ऑफ थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अलग अलग जगह पे क्या नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल होगा या चेंज हो रहा होगा या कांस्टेंट होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हमें दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, कहाँ पे नॉर्मल ज्यादा होगा, कहाँ पे नॉर्मल कम होगा, किस पॉइंट पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे फ्रिक्शन कम होगा। तो हम इस थीटा पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो अब ये जो है mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस व्हीकल का मास जो है, ये सर्कुलर टाइप का आर्क के है वो क्या है? ब्रिज है भाई, ब्रिज, सर्कुलर ब्रिज, क्या है यार ये सब, अलग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं सब, ब्रिज, ठीक है। क्या करोगे तुम भी, बारिश का दोष है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा डिटेल में इसको ड्रॉ करते हैं, थीटा बोला एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ, आवाज नहीं आ रही है। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कुलर ब्रिज है, थीटा का मेजरमेंट कहाँ से किया है, थीटा का मेजरमेंट यहाँ से किया है, टॉप मोस्ट पॉइंट से।
टॉप मोस्ट पॉइंट से इधर मान लो हम आते हैं, ये थीटा, यहाँ पे ये व्हीकल है, व्हीकल का जो है व्हीकल का mg एक्ट कर रहा है, mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये रेडियल हो जाएगा ये। तो इसको रिजॉल्व, अच्छा फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा फ्रिक्शन किस टाइप का होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? काइनेटिक, काइनेटिक। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर फ्रिक्शन, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फ्रिक्शन ये सोच पा रहे हो कि फ्रिक्शन काइनेटिक होगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार सोच के उल्टा होता है। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वो होता है स्टैटिक, क्योंकि जो व्हीकल जो रोटेट कर रहा है, व्हीकल का जो टायर रोटेट कर रहा है, टायर क्या स्किड कर रहा है, वो टायर का नो जो सर। पॉइंट है वो पॉइंट तो रोड के कांटेक्ट में ही है ना, रोड के कांटेक्ट में यस। अगर मान लो कोई कार मूव करी, सडनली किसी ने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वो स्किड कर रहा है। मान लो रेनी सीजन है, बारिश है, कोई मडी ग्राउंड है, वहां पे कोई कार पार्क्ड है, सडनली किसी ने एक्सेलरेट किया तो वो व्हील जो है वो घूम रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वहां पे स्किड कर रहा है। लेकिन क्या इस केस में स्किडिंग है? इस केस में कोई स्किडिंग नहीं है, ये जो है मूव कर रहा है। जैसे मान लो साइकिल चल रही है रोड पे, तो जो टायर और रोड के जिस उस मोमेंट पे जो पॉइंट कांटेक्ट में है, वो पॉइंट मूव कर ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? क्यों? वो तो मतलब पूरा पर ऑब्जेक्ट जो है वो वॉकिंग तो के केस घूम में के जो रहता होता है वैसे ही ऑब्जर्व करना है। जैसे वॉकिंग के केस में होता है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं तो हमारा फीट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, हम अपने फीट को एक टेंडेंसी जनरेट करते हैं मूव कराने के लिए, टेंडेंसी जनरेट करते हैं तो हमारे फीट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करता है, और फिर उस मोमेंट पे हम लिफ्ट कर दिए, वहां से लिफ्ट करके नेक्स्ट पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो जिस ड्यूरेशन के लिए हमारा फीट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, वहां पे हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं है, समझो इस चीज को, समझ रहे हो? हाँ सर। तो यस जब सर। स्लिपिंग नहीं है यस सर। तो स्टैटिक होगा, स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक हाँ होगा। सर। तो यहाँ पे भी टायर यस मूव सर। कर रहा है तो टायर क्या है, वो स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। तो पहला कंफ्यूजन जो है कि फ्रिक्शन जो है होता है स्टैटिक, ठीक है, ज्यादा लोग आंसर देंगे काइनेटिक। तो ये तो हो गया स्टैटिक, चलो भाई। अब ये स्टैटिक एक्ट कर रहा है, अब उस स्टैटिक की डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हम डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, सरफेस स्मूथ होती, तो ये व्हीकल जो है नीचे स्लिप कर जाती। ऐसा सोच पा रहे हो किसके वजह से? mg साइन थीटा की वजह से, mg cos थीटा, और ये है mg साइन थीटा। कि अगर तो ये जो मतलब है, हमें हर फोर्स को एलिमिनेट कर देना हाँ डायरेक्शन पाने के लिए। तो हाँ कि यहाँ पे भाई अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन किसी की कमी तभी पता चलती है जब वो नहीं रहता है। तो यहाँ से जो है जब वो फ्रिक्शन अगर नहीं है, स्मूथ है, तो mg साइन थीटा के वजह से स्लिप कर जाता है डाउन, तो फ्रिक्शन जो है इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी है डाउन, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में अप द प्लेन। ठीक, क्या ये वैल्यू, नेक्स्ट कंफ्यूजन का पॉइंट, क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर है? ये जो फ्रिक्शन है, क्या इसको हम F इजिकल टू म्यू इंटू एन लिख सकते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाँ है स्टैटिक, और इस स्टैटिक की जो है, स्टैटिक की तो लिमिटिंग वैल्यू, तो दिस फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दिस फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल टू लिमिटिंग Yes, एंड sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इक्वेशन लिखना है, कुछ और करना नहीं है। कि टुवर्ड्स this vehicle is moving with a constant speed, this vehicle is moving with constant speed, so it has a centripetal acceleration, तो इक्वेशन नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, इसके पास सेंटीपिटल एक्सलेशन है, मतलब हमारे लॉजिक के हिसाब से सर जो एफ लिखे हैं वो फ्रिक्शन है ना? फ्रिक्शन है। क्या होगा? हाँ? centripetal acceleration g cos theta होगा। अबे रुको तो यार, तुम तो अजीब आदमी हो, रुको थोड़ा, बेचैन हो रहा। ये mg cos थीटा
इसके पास जो है ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मतलब mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, m v नॉट स्क्वायर बाई r। v नॉट जो स्पीड है वो गिवन है, वो स्पीड गिवन है, तो यहाँ से जो n हो जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस m v नॉट स्क्वायर बाई r, m v नॉट स्क्वायर बाई r। तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन। स्पीड तो हमको गिवन, m/r सेंट्रीपिटल फोर्स लिया है। हाँ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या वी नॉट स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यही तो है। यस सर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर, यस Yes, sir. यस तो सर। ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये बात है इसमें टेंजेंट के लॉन्ग भी फोर्स है, बट इस केस में क्या है, इस केस में ये स्पीड है इसकी कांस्टेंट, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा जीरो। तो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो कि जीरो है। तो हर मोमेंट पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए है, मतलब एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, नॉट, इट इज नॉट म्यू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको गलत कर दोगे। म्यू इंटू एन है ही नहीं, स्टैटिक, स्टैटिक की वेरिएबल वैल्यू डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन। तो ये है एम जी साइन थीटा। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना चाहें कि ये थीटा के साथ, तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है, फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कम है या ज्यादा है? तो अगर हम थीटा इंक्रीज करते हैं, नहीं नहीं, जब ये व्हीकल मूव कर रहा है तो व्हीकल मूव करने से हमारा थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज, थीटा डिक्रीज होता जा रहा है ना, थीटा हमने वर्टिकल, थीटा वर्टिकल से लिया है, तो व्हीकल जैसे जैसे, फ्रिक्शन भी डिक्रीज होगा। हाँ तो फ्रिक्शन, शाबाश रवि, दिल खुश कर दिया यार आज तुमने। यस सर। ये जो है थीटा, थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीजिंग, सो साइन थीटा डिक्रीजेस, जब थीटा डिक्रीज करता है तो साइन थीटा डिक्रीज करता है, तो साइन थीटा भी डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज करता जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीज करता जाएगा मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब ये इस एज के तरफ होगा, यहाँ पे होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा। अगर उसको स्लिपिंग अवॉइड करना है तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा फ्रिक्शन कम चाहिए होगा। एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आता है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे थीटा जीरो, जीरो। तो फ्रिक्शन जीरो, वहां Zero. फ्रिक्शन गायब, यस सर। जीरो। जीरो। उस पॉइंट पे फ्रिक्शन गायब। तो ये बताया था ना कि रफ यस। रफ सरफेस है, इसका मतलब नहीं कि फ्रिक्शन है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, फ्रिक्शन बिना मतलब के नहीं ऐड करता है। तो थीटा इज साइन थीटा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन डिक्रीज करता जाता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है। तो इससे एक चीज ये सोचना है कि अगर मान लो कि इसी ब्रिज पे बारिश हो गई है, बारिश हो गई है और हम व्हीकल जो है चला रहे हैं वहां पे, तो किस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट खतरनाक है, मतलब कहाँ पे हमें स्लिप करने के चांसेस हैं, स्किड करने के चांसेस हैं, कि, स्टार्टिंग, कि एक्सट्रीम, यहाँ पे टॉप, हाँ टॉप स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम इसको मार्क कर दें, स्टार्टिंग में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होगी तो फिर ए स्टार्ट। बी और सी, तो अगर यहाँ मुझे कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे जो है स्किड करने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ए पे स्किडिंग के यस सर। चांसेस। तो अगर मान लो हमें कैलकुलेट करना रहे कि भाई थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कि यार मुझे वो पॉइंट बता दो, कितना मिनिमम म्यू हम रखें सो दैट कि ये व्हीकल कभी स्किड ना करे। अगर ऐसा पूछा जाए, व्हाट शुड बी मिनिमम व्यू सो दैट दिस व्हीकल डज नॉट स्लिप एनीवेयर ऑन द रोड, एनीवेयर ऑन द ब्रिज, किस पॉइंट पे ऐसा हो कि ये व्हीकल कहीं पे स्लिप ही ना करे। तो अगर जो सबसे वर्स्ट फेज लाइफ का अगर निकाल लेते हैं तो अच्छा वाला तो निकल ही जाएगा। तो सबसे ज्यादा जहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे है, एम जी थीटा नॉट, एम जी साइन थीटा नॉट पे। अगर वहां फ्रिक्शन मिल जाता है, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग के होगा, और वहां पे लिमिटिंग की वैल्यू हम फाइंड करेंगे नॉर्मल इसमें पुट करके। तो यहाँ से म्यू इंटू एन एम जी साइन थीटा नॉट इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई एन, एन क्या करना होगा, एन फाइंड करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है? किस पॉइंट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ज्यादा कंसर्न होंगे कि अगर उस पॉइंट पे जहां स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा हैं अगर वहां बचा लेते हैं हम तो हर पॉइंट पे सेव हो जाएगा स्किडिंग। समझ पाए? सर यस सर। अगर एलजी Yes, साइन sir. थीटा लिमिटिंग के बराबर हो गया तो स्लाइड फिर भी तो करेगा। लिमिटिंग के बराबर होगा तब तो नहीं करेगा, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए। एग्जैक्टली जो है लिमिटिंग के बराबर हुआ तब भी नहीं करेगा, उससे ज्यादा हुआ तो नहीं करेगा, उससे कम होगा तो कर स्लाइड देगा। फिर पॉइंट सी पे भी फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा, मतलब हाँ सी पे फ्रिक्शन भी का। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक खतरनाक पॉइंट है, सी खतरनाक पॉइंट है। सर मतलब सी पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना? हाँ सी पे अपोजिट डायरेक्शन में, सी पे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यस। हाँ, sir. सर हम्म। सर वहाँ पे तो जहाँ पे एफ लिमिटिंग के इक्वल होगा वहाँ पे तो स्लाइड करना चाहिए। लिमिटिंग पे स्लाइड करता है कि जस्ट स्लाइड करने वाला है? वही सर वही स्लाइड। ठीक है, सर मतलब टेंडेंसी होगा स्लाइड करने का, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग करने का। एकदम मकसद क्या खतरनाक। होता है स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? स्लाइड करेगा या नहीं करेगा करेगा या नहीं करेगा, ये सर मतलब थोड़ा थोड़ा स्लाइड टेंडेंसी करेगा। एकदम मतलब एकदम बस बहुत हो चुका है। ठीक है, अत्याचार, किसी कहीं गए हुए हो, तुम्हारे दोस्त जो है तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अब उसमें बस एकदम रोने रोने वाले ही हो, हल्का सा अगर ज्यादा हुआ तो बर्स्ट हो जाएगा बबल, उसी टाइप का है कि बर्स्ट अब एकदम लिमिटिंग सिचुएशन पहुंच चुकी है। नॉर्मल के बारे में हम एनालाइज करते हैं, नॉर्मल कहाँ पे मैक्सिमम है ये देख लेते हैं, ए बी और सी में से किस पॉइंट पे नॉर्मल मैक्सिमम है। तो अगर थीटा देखते हैं इंक्रीज होता जाता है, एन नॉर्मल के बारे में सोचते हैं तो ये जो नॉर्मल है n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर आया था, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। तो इफ थीटा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज करता है तो एम जी कॉस थीटा, ये टर्म क्या है, ये टर्म तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टर्म एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। और ये टर्म क्या है, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग, कॉस थीटा इंक्रीज करता जा रहा है तो नॉर्मल इज इंक्रीजिंग। तो नॉर्मल Yes, sir. इंक्रीज हो रहा है तो किस पॉइंट पे नॉर्मल मैक्सिमम है, एन ए इज इक्वल टू एन सी इज लेस देन NB. एन एन बी। हाँ, तो नॉर्मल ज्यादा हुआ तो हम ऐसे सोचेंगे भाई नॉर्मल ज्यादा है तो लिमिटिंग भी ज्यादा है, मतलब एक तो बी के तरफ जब जा रहा है, ध्यान से सुनना, जब बी की तरफ वो मूव कर रहा है तो एक तो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो रही है और रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, मतलब तुम्हारे जो है इनकम भी बढ़ रही है और एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं तो तुम्हारी सेविंग ज्यादा हो रही है। उसी टाइप की सिचुएशन है कि जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो बी पे तो नॉर्मल बढ़ रहा है, उससे लिमिटिंग भी बढ़ जाएगा, लिमिटिंग बढ़ जाएगा तो हमें मैक्सिमम अवेलेबल ज्यादा रहेगा, और देखो रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है, रिस्क भी कम होता जा रहा है, तो बी पॉइंट जो है ज्यादा सेफ होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये था टोटल सर्कुलर ब्रिज की एनालिसिस। इसमें सोच लो, कुछ डाउट है तो पूछो। डिस्कनेक्ट होने वाला है, तुरंत रिकनेक्ट कर लेना। सर सर ब्रेकिंग एंगल क्या होता है? ब्रेकिंग एंगल ब्रेकिंग एंगल कहाँ से आ गया? सर मतलब कोई व्हीकल घूम रहा है